Hello everyone, welcome to economics. This is your first lecture or say introductory lecture of intermediate mathematical methods for economics. ठीक है? So in your semester 2 you have 3 units. First unit is linear algebra. In this you would be talking about vectors, matrices, determinants, eigenvectors, eigenvalues. Okay? And for this, फॉर ऑल द यूनिट्स यू हैव टू डिस्कस सीडस्टर एंड हैमर. ठीक है. और इन फर्स्ट यूनिट चैप्टर 12, 13 एंड 14 आर इन योर सिलेबस. ठीक है. सो योर सेकेंड यूनिट इज फंक्शंस ऑफ सम रियल वेरिएबल्स. फंक्शंस ऑफ सम रियल वेरिएबल्स. इन दिस you would be discussing about differentiation, second order derivatives, homothetic functions, homogeneous functions, and you would also discuss about level curves, implicit functions. ठीक है. So in unit 2 you will discuss all such topics. In unit 3, that is multivariate optimization, you would be discussing about concavity, convexity, convex set, concave set, and you would also discuss about what quasi concavity, quasi convexity, and further you would also see what the unconstrained optimization is about. ठीक है. So these are all your topics that you have to cover in your semester 2. ठीक है. From the point of view of CUET PG, your second unit is very important, where you have to discuss about homogeneous and homothetic functions. ठीक है. उसके अलावा जब भी आप ऑप्टिमाइजेशन वगैरह देखोगे मल्टीवेरिएट में, ये भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सेकेंड यूनिट में आपके डिफरेंशियल फंक्शन के बारे में बात करना है, लेवल कर्व्स के बारे में बात करना है. ये सारे टॉपिक्स भी आपके CUET PG के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. ओके. सो नाउ कमिंग ऑन टू टुडेज लेक्चर. सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ लीनियर अलजेब्रा. ठीक है. व्हाई लीनियर? बिकॉज द इक्वेशन हैज the power of variables equal to 1. So in an equation, if the variables have power or degree equal to 1, then the set of equation would be called the set of linear equations. ठीक है. या system of linear equations. ठीक है. तो we will be discussing about system of linear equations. अब ये आया कब से? सो जस्ट टू गिव अ ब्रीफ आउटलाइन, जब यूएस का इकोनॉमी पे रिसर्च कर रहे थे लियोनटिफ, उनका प्लस कांटोरोविच नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, से मैथमेटिशियन या स्टैटिस्टिशियन भी बोल सकते हो, जिस तरीके से उनका काम था. सो ही वॉज लुकिंग एट USSR का इकोनॉमी या सोवियत यूनियन की इकोनॉमी. सो वहाँ से हमारा प्लान्ड इकोनॉमी वगैरह, रिसोर्स के एलोकेशन कैसे करना है, यू हैव टू लुक इनटू डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस एंड मेक अ डिसीजन टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटीज. ठीक है. तो वहाँ से आइडियाज बोरो हुई और लियोनटिफ का इनपुट आउटपुट फंक्शन डिराइव हुआ बेस्ड ऑन लियोनटिफ्स आइडियाज एंड हिज रिसर्च. ठीक है. तो ये आपके काम का नहीं है, वो सब आपके मैथ्स में नहीं पूछा जाएगा, बस आप एक याद रखना ये सब चीज़ें. लेकिन इस सिस्टम में बात करें तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके पास दिया हुआ है. तो इसमें कुछ आप इक्वेशन देखते हो, जैसे कि 3x + 5y + 6z = 3. मान लो कुछ इस तरह का इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. दूसरा इक्वेशन है 2x + 6y - 3z = 1. ठीक है. सो दीज टू इक्वेशंस आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है.
अगर इसको नोटेशन के टर्म्स में बात करो तो यू कैन ऑल्सो राइट इफ यू वांट टू हैव सेम नोटेशन फॉर ऑल द वेरिएबल्स। से अगर आपके अननोन्स जो हैं, ठीक है, अननोन्स यहाँ पे कितने हैं, यू हैव 3 अननोन्स, ठीक है। हाउ मेनी इक्वेशंस यू हैव 2 इक्वेशंस, ठीक है। अगर एक और इक्वेशन जोड़ दिया जाए, से 4x + 7y - 3z = -2, ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। सो यू हैव 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखना। सो अननोन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड by some variables and that variable can be say x. So if you want to replace x, y, z into a simple or same notation that you want to carry for all these 3 variables, then you can write x as x1 and y as x2 and z as x3। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये तीनों इक्वेशन में x की जगह हम x1 लिख दें, y की जगह अगर मैं बात करूं x2 लिख दूं, तो भी सेम चीज है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट अननोन एज x1, सेकेंड अननोन एज x2 एंड थर्ड अननोन दैट इज z वी कैन राइट सिमिलरली एज x3, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गए, ठीक है। इसको आप याद रखना। नाउ इफ वी लुक एट अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ these equations, then it's better that we start from here itself. So if you look, then you can write it like a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3, where a11 is equal to 3, x1 is as it is, a12 is 5, a13 is 6, ठीक है, इतना कर सकते हो। और इसी के आगे जो ये राइट हैंड साइड में वेरिएबल्स हैं, सॉरी जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज हैं, जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज हैं उनको आप लिख सकते हो यहाँ पे b1। Similarly for the second equation you can write a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 equal to b2, and again for the third equation you can write it as a31 x1 plus a32 x2 plus a33 x3 equal to b3, ठीक है। So how many unknowns in this system of linear equations you have? So unknowns are x1, x2 and x3, okay, so 3 unknowns. How many equations you have? You have 3 equations. Equations are 3, okay. So if in general, if we look into the representational notation, so this aij that we represented as the coefficient multiplied with the respective variables, ठीक है। so these are the coefficients, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे aij को? coefficients, always remember this, ठीक है। we would be talking in this term, ठीक है। अब मान लो आपके पास इक्वेशंस के नोटेशन के लिए आप रिप्रेजेंट करते हो m से। सिमिलरली फॉर अननोन्स you represent by n, where n is equal to 3 here, m is equal to 3. In the previous case, when we had only 2 equations, these were the 2 equations that we had, the first 2 equations, then in that case we had m equal to 2, ठीक है। m equal to 2 कब था? जब हमने
ओनली फर्स्ट टू इक्वेशंस की बात की थी, बट योर n इक्वल टू 3 था उसमें भी, बिकॉज यू हैड 3 अननोन्स। ठीक है, एक और फोर्थ इक्वेशन मैं लिख दूं यहां पे, देन वी विल हैव 4 equations. Okay, so your m would be 4 if we use the same number of variables x1 x2 and x3, then n would be 3. लेकिन अगर एक्स्ट्रा वेरिएबल मैं ऐड कर दूं x4, तो द नंबर ऑफ अननोन्स वुड बी, तो आप याद रखना नंबर ऑफ अननोन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n while the number of equations are represented by m. ठीक है, तो ये अभी के लिए नहीं, लेकिन आपके CVT वगैरह में जब आप बात करोगे टर्मिनोलॉजीज में, तो उसमें आपके क्वेश्चंस को टैकल करने में आसानी होगी। और यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए अगर आप ये सब नोटेशंस याद रखोगे तो आपको रीडिंग्स को समझने में भी आसानी पड़ेगी। ठीक है, सो रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। सपोज देयर इज सम वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड x3, ठीक है, जो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। टू सोल्व दिस 3 इक्वेशंस you would apply some mathematical operations and you are getting these 3 unknowns with some values। ठीक है, अगर कोई वैल्यू मिल गई x1 x2 x3 की, दैट मीन्स यू हैव गॉट द सॉल्यूशन। अगर आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन को आप सेटिस्फाई करते हो with the given values of x1 x2 and x3, but your second equation doesn't satisfy, या second equation first equation satisfy करता है, but still your third equation doesn't satisfy. That means if all the 3 equations doesn't satisfy simultaneously with a given set of values of x1 x2 and x3, ठीक है, वैसे केस में you won't have any of the solutions of the given equations। ठीक है, उस केस में जब आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इक्वेशंस का, then you will call the system of equations as inconsistent। ठीक है, क्या बोलोगे? Inconsistent। Similarly, if you get some set of solutions, then it will be called consistent system of linear equations। ठीक है, आप क्या बोलोगे? Consistent। ठीक है, इसको आप याद रखना। अब अगर मैं बात करूं कि इस x1 x2 x3 के करस्पॉन्डिंग कोई जो रिजल्ट निकला है, यानी कि आपका जो भी सॉल्यूशन निकला है, दैट सॉल्यूशन इज x1 के जगह पे s1, x2 की जगह पे s2, दैट इज सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, दैट इज सॉल्यूशन 3। So these 3 are the values of x1 x2 and x3 that satisfies the given set of linear equations. That means your solution set is s1 s2 and s3. So can you write this by changing the orders of these values? No. Why? Because the first term or the first value represent the value of the first variable, and correspondingly the second variable corresponds to the second variable and the third value corresponds to third variable। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। Just if you recall from your Cartesian plane example, on horizontal axis you had x, on vertical axis you had y। ठीक है, तो इसमें अगर मैं कुछ पॉइंट लूं से, मैं कोई पॉइंट लूं से 2 1, ठीक है, और उसी तरह मैं एक पॉइंट लूं 1 2, ठीक है। सो इफ यू सी व्हेन योर x y values are not same, that means if x is about horizontal line and y is about vertical axis, ठीक है, तो फर्स्ट केस में your x1 equal to 2 and y1 equal to 1. In the second scenario you have x2 equal to 1 and
y2 इक्वल टू 2, ठीक है। दैट मीन्स दीज टू आर डिफरेंट, लेकिन अगर ऑर्डर में देखो, सो इफ यू इंटरचेंज देम देन यू गेट वन अनदर, ठीक है। अगर इसको 1 2 को इंटरचेंज करोगे यू विल हैव 2 1, ठीक है, या 2 1 को इंटरचेंज करोगे यू विल गेट 1 2, ठीक है। बट इफ यू सी ऑन द ग्राफ दैट दीज 2 पॉइंट्स आर नॉट द सेम, ठीक है। जब ये दोनों पॉइंट सेम नहीं हैं तो यहां पे अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं तो भी सॉल्यूशन सेम नहीं रहेगा, कोई और सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अब आपको उस सॉल्यूशन के सेट पे चेक करना पड़ेगा वेदर दैट सेट ऑफ सॉल्यूशन सेटिस्फाइज दिस 3 सेट ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। मतलब जो 3 इक्वेशंस दी हुई है उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ठीक है। सो इफ यू हैव the solution of the given equations, then you will call the system of equations as consistent. If you don't get the solution, then you will call the system of solutions as inconsistent. Remember all this, ठीक है। so अभी के लिए आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है। now let's come to the Leontief model. Okay, so in your economy you know that to produce one good of say steel you need some raw materials, ठीक है। अब रॉ मटेरियल्स के लिए आपको आयरन की जरूरत पड़ती है, यू माइट नीड द स्टील फर्नेस, ठीक है, या माइनिंग ड्रिलिंग करने जा रहे हो आयरन ओर का, so you might require the equipments made of steel, ठीक है। साथ में you might need coal, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इस तरह से you can get that to produce steel you require different inputs, ठीक है। so in the economy if you look at the production process you find that to produce one set of output you require different combinations of inputs, ठीक है, और उसमें inputs can be many. Similarly उन inputs को प्रोड्यूस करने में भी आपका कुछ ना कुछ दूसरे गुड्स जो हैं इनपुट्स के तौर पे यूज हुए होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कोल एंड स्टील की, जो कि फेवरेट है लियोनटिफ मॉडल का, टू इनपुट के केस में 2 इनपुट 2 आउटपुट, ठीक है, 2x2 मॉडल जब देखते हैं तो वैसे केस में टू प्रोड्यूस स्टील यू नीड कोल, वाई, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड एंड द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन विल हैपन ओनली फ्रॉम कोल, ठीक है। इस तरह का सिनेरियो है। Second, to produce steel you need some steel furnace, ठीक है। so you require steel as well to produce steel, getting my point? मतलब स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए आपको स्टील की भी जरूरत है और कोल की तो है ही। Similarly to produce coal you need steel, क्यों? क्योंकि मे बी ड्रिलिंग कर रहे हो आप कोल माइनिंग में, तो वहाँ पे आपको स्टील के इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। प्लस यू माइट रिक्वायर सम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ड्रिलिंग मशीन को यूज कर रहे हो, तो माइट बी द केस दैट यू माइट नीड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और उसके लिए यू माइट नीड कोल, ठीक है। दैट मीन्स टू प्रोड्यूस कोल यू नीड कोल एज वेल एज स्टील, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। दैट मीन्स अगर कोल को प्रोड्यूस करना है यू नीड कोल एंड स्टील, टू प्रोड्यूस स्टील यू इवन नीड कोल एंड स्टील टुगेदर, ठीक है। मतलब दोनों सिनेरियो में आपको इनपुट्स की जरूरत है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है वन इनपुट इज नॉट रिक्वायर्ड इन थर्ड आउटपुट, ठीक है। मतलब अगर 3 गुड के केस में देखा जाए तो हो सकता है कि एक और कोई गुड ले लिया जाए, मान लो वुड यानी कि टिम्बर,
तो उस टिम्बर की रिक्वायरमेंट्स कोल के प्रोडक्शन में हो सकती है, बट मान लो स्टील वाले में नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा सिनारियो हो सकता है। कुछ ऐसा सिनारियो भी हो सकता है कि टू प्रोड्यूस टिम्बर यू माइट रिक्वायर कोल, यू माइट रिक्वायर स्टील। ठीक है, बट यू मे नॉट रिक्वायर टिम्बर। ठीक है, तो इन सारे सिनारियो को याद रखना। इकोनॉमी में आपका इन तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो लियोनटिफ मॉडल इसी को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स with a given set of commodities you are gonna produce some output। ठीक है, और उस आउटपुट को ही कहीं यूज करोगे। ठीक है, हो सकता है आप दूसरे इंडस्ट्री में यूज करो, यहां पे याद रखना। अब यहां पे इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। दैट मीन्स वॉट एवर द प्रोडक्शन यू विल हैव इन द इकोनॉमी यू विल ट्रीट इट एज इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब इस इंडस्ट्रीज में ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन अगर जो भी इनपुट्स का रिक्वायरमेंट होगा दैट वुड बी कॉल्ड इंटरनल डिमांड। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम पे जो जरूरत होगी दैट वुड बी योर इंटरनल डिमांड। ठीक है, इंटरनल डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा आफ्टर प्रोडक्शन there might be the case that the market demands your commodities। ठीक है, तो वैसे केस में you will have some external demand। ठीक है, तो internal demand की जब भी बात करेंगे you will see कि इंटरनल डिमांड का मतलब है इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन फंक्शन में जो भी यूज हो रहा है उस कमोडिटी का, वो आपका उस कमोडिटी के लिए इंटरनल डिमांड है। ठीक है, और प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद जब भी आपके उस कमोडिटी का डिमांड अगर मार्केट के लिए है या कंज्यूमर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए है, किसी के लिए भी है, ठीक है, तो वैसे केस में आपका होगा एक्सटर्नल डिमांड। ठीक है, इसी एक्सटर्नल डिमांड का दूसरा नाम है जो हम बोलते हैं फाइनल डिमांड। ठीक है, सो फाइनल डिमांड इज योर एक्सटर्नल डिमांड, याद रखना। सो if you are said that your final demand is something like say D1, then this D1 is the final demand of commodity 1 which is required in excess of the requirement within the production process। मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर आपको रिक्वायरमेंट था 100 यूनिट्स ऑफ कोल का, ठीक है, प्लस आपका एक्सटर्नल डिमांड था 50 यूनिट्स ऑफ कोल का, देन योर टोटल डिमांड वुड बी 150। ठीक है, दिस 150 इज टोटल डिमांड। इसी टोटल डिमांड को आप क्या बोलते हो? ग्रॉस डिमांड। ठीक है, सो ग्रॉस डिमांड मीन्स योर फाइनल डिमांड प्लस इंटरनल डिमांड। दैट मीन्स इंटरनल डिमांड प्लस एक्सटर्नल डिमांड। ठीक है, इसको आप याद रखना। जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर फाइनल डिमांड, देन यू विल से फाइनल डिमांड इज माय एक्सटर्नल डिमांड आउटसाइड प्रोडक्शन प्रोसेस। अब क्रॉस डिमांड को जब आप फाइंड करोगे देन यू विल ऑल्सो काउंट द एक्सटर्नल डिमांड दैट इज फाइनल डिमांड रिक्वायर्ड इन द मार्केट प्लस the internal demand that is needed in the production process of the industries। मतलब एक कमांड इकोनॉमी की तरह अगर ओवरऑल इकोनॉमी की बात की जाए तो बातें हो रही है। ठीक है, इसको आप याद रखना, इसको आप नोट डाउन कर लो। अब इसमें एग्जांपल में देखा जाए लियोनटिफ मॉडल में, तो लियोनटिफ मॉडल अगर ले लिया जाए 3 गुड्स के केस में, सो से 3 गुड्स एज पर योर रीडिंग्स it is say fish, another is your timber, and third is about your fishing boats। ठीक है, अब देखो फिश को आप मान लो फर्स्ट गुड, सो यू कैन रिप्रेजेंट फिश एज x1,
टिम्बर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सिमिलरली x2, फॉर फिशिंग बोट यू कैन रिप्रेजेंट इट एज x3। ठीक है, इसको आप याद रखना। अब आप जानते हो टू प्रोड्यूस फिश यू वुड रिक्वायर सम फिशिंग बोट्स। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है? फिशिंग बोट का। ठीक है, किसके लिए? प्रोड्यूस करने के लिए, फिश प्रोड्यूस करने के लिए। क्यों? क्योंकि when you are going to extract fish from a water pond, ठीक है, तो you would require some fishing boat। ठीक है, सो अगर मान लिया जाए फिश के लिए फिशिंग बोट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसी तरह फिशिंग बोट के लिए आपको बनाने के लिए टिम्बर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सिमिलरली टू प्रोड्यूस टिम्बर यू हैव टू फीड योर फॉरेस्टर्स। मतलब जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको कुछ कमीशन तो चाहिए, आप कुछ पैसे दे रहे हो, दैट मीन्स उनकी पेट पूजा करा रहे हो, तो आप क्या करोगे? उनको कुछ फिश खिला दिया। ठीक है, सो टू प्रोड्यूस टिम्बर यू वुड रिक्वायर फिश। ठीक है, इसको आप याद रखो। नाउ सपोज टू प्रोड्यूस 1 unit of fish if you require alpha unit of fishing boat। जो भी फिशिंग बोट का रिक्वायरमेंट हो रहा था, कोई एक फ्रैक्शन है अल्फा। ठीक है, यानी कि अल्फा के रेशियो से फिशिंग बोट का रिक्वायरमेंट है फिश के प्रोडक्शन में। सो टू प्रोड्यूस x1 यूनिट ऑफ फिश यू वुड रिक्वायर अल्फा टाइम्स x1 unit of fishing boat। That means your x3 should comprise of this alpha x1। ठीक है, ऐसा क्यों निकालना है कि in the economy you should have supply equal to demand। मतलब आपकी सप्लाई जो है टोटल डिमांड को मीट करे, और ये डिमांड कौन सा होगा? दैट इज टॉकिंग अबाउट ग्रॉस डिमांड। ग्रॉस डिमांड क्या है? इंटरनल प्लस फाइनल डिमांड। ठीक है, सो टू प्रोड्यूस x1 यूनिट ऑफ फिश यू वुड रिक्वायर अल्फा टाइम्स x1 यूनिट ऑफ फिशिंग बोट। ठीक है, उसी तरह एक और एजम्पशन है आपका, मान लिया जाए 1 यूनिट ऑफ टिम्बर रिक्वायर्स बीटा यूनिट ऑफ फिश। ठीक है, उसी तरह आपका x2 यूनिट ऑफ टिम्बर निकाला जाए, देन यू वुड रिक्वायर बीटा टाइम्स x2 यूनिट ऑफ फिश। ठीक है, थर्ड एजम्पशन इज, ठीक है, थर्ड एजम्पशन इज टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिशिंग बोट यू वुड रिक्वायर टिम्बर। टिम्बर कितना यूज है? से गामा। ठीक है, सो गामा यूनिट्स ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड। सो टू प्रोड्यूस x3 यूनिट ऑफ फिशिंग बोट यू वुड रिक्वायर गामा टाइम्स x3 यूनिट ऑफ टिम्बर। तो ये आप याद रख सकते हो कि कैसे डिड्यूस करना है। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में क्या होगा? दिया होगा दिस 1 यूनिट ऑफ फिश वुड रिक्वायर अल्फा यूनिट ऑफ फिशिंग बोट। सिमिलरली यू विल बी गिवन दैट 1 यूनिट ऑफ टिम्बर वुड रिक्वायर बीटा यूनिट ऑफ फिश। ठीक है, उसी तरह दिया हुआ रहेगा 1 यूनिट ऑफ फिशिंग बोट वुड रिक्वायर गामा यूनिट ऑफ टिम्बर। ठीक है, तो ये सिनारियो आपका दिया हुआ है, और उसमें आपको क्या करना है? फाइनल डिमांड दी हुई है। फाइनल डिमांड किसका है? फिश का कुछ फाइनल डिमांड होगा। देयर माइट बी सम कंज्यूमर्स ऑफ फिश जो नॉनवेज खाते होंगे या फिश खाते होंगे, सो दैट डिमांड इज फाइनल डिमांड। इट इज आउटसाइड द प्रोडक्शन प्रोसेस, सो इट्स कॉल्ड फाइनल डिमांड, दैट इज से D1। उसी तरह टिम्बर का मान लो किसी को फर्नीचर बनाना है तो उसके लिए जरूरत पड़ सकती है, तो इन दैट केस सपोज
द फाइनल डिमांड ऑफ टिम्बर इज D2। ठीक है, D1 किसका है? फिश का फाइनल डिमांड है। D2 किसका है? टिम्बर का। लेकिन फिशिंग बोट का कोई और तो जरूरत है नहीं, सो फिशिंग बोट विल हैव फाइनल डिमांड इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका आउटसाइड डिमांड तो होना ही नहीं है। आउटसाइड द प्रोडक्शन प्रोसेस नन विल रिक्वायर द फिशिंग बोट। क्यों यार, घर पे लगाएंगे क्या? तो अगर हम बात करें टोटल कितना प्रोडक्शन करना है, अब आपने यहां पे देख लिया सप्लाई शुड इक्वल ग्रॉस डिमांड। ठीक है, तो ग्रॉस डिमांड अगर आप देखोगे, सो वाट एवर द प्रोडक्शन ऑफ फिशिंग बोट दैट इज X3 विल अकर। ठीक है, यही X3 आपका टोटल डिमांड के बराबर होगा। सिमिलरली वाट एवर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर हैपेंस दैट इज X2 that would be equal to the internal demand plus the final demand। मतलब जितना सप्लाई करोगे, जितना प्रोड्यूस करोगे, उतना ही आपका टोटल डिमांड होना चाहिए। उसी तरह जो आपका फिश का है X1, तो इस X1 के लिए जो भी सप्लाई यानी कि X1 का प्रोडक्शन किया आपने फिश का, उतना ही आपका फाइनल डिमांड प्लस इंडस्ट्री के प्रोडक्शन प्रोसेस में इतना डिमांड होना चाहिए। ठीक है, सो यू हैव डिराइव्ड कि X1 का जो डिमांड है, दिस X1 डिमांड इज D1 प्लस द इंटरनल डिमांड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना डिमांड हो रहा है ये हमने पीछे निकाल चुका थे। सो प्रोडक्शन डिमांड में अगर आपका फिशिंग बोट का रिक्वायरमेंट देखनी है, हाउ मच फिशिंग बोट शुड बी रिक्वायर्ड, सो फिशिंग बोट की जरूरत कहाँ है? फिश के प्रोडक्शन में। सो जितना यूनिट आप फिश प्रोड्यूस करोगे उतना ही के करस्पॉन्डिंग आपकी फिशिंग बोट की जरूरत होगी। सो टू प्रोड्यूस X1 यूनिट ऑफ फिश यू वुड रिक्वायर अल्फा टाइम्स X1 यूनिट ऑफ फिशिंग बोट। ठीक है, तो अल्फा X1 फिशिंग बोट कहां जाएगा? इसके फिश के प्रोडक्शन में ऑफ फिशिंग बोट। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका फिशिंग बोट जो X3 का प्रोडक्शन कर रहा है, सो X3 यूनिट ऑफ फिशिंग बोट वुड बी प्रोड्यूस्ड विथ गामा टाइम्स X2 यूनिट्स ऑफ टिम्बर। ठीक है, सिमिलरली टू प्रोड्यूस X3 यूनिट ऑफ टिम्बर यू वुड रिक्वायर बीटा टाइम्स X1 यूनिट ऑफ फिश। ठीक है, सो यू गेट द टोटल डिमांड in the sense like your total demand of fishing boat that is X3 equals to alpha times X1 plus what is the final demand of fishing boat that is 0. ठीक है, so similarly X2 that is the total demand of timber, you will have how much demand of timber is there, so timber is demanded to make fishing boat। कितना रिक्वायरमेंट है? गामा टाइम्स X2, सॉरी गामा टाइम्स ऑफ, here it should be X3, so it would be gamma times X3 plus whatever the final demand of the timber in the market is, so final demand is D2. Similarly X1 would be equal to how much fish is required? Fish is required to produce timber, so that is beta X1. Oh, it should be beta X2. So beta X2 would be required to produce timber। ठीक है, अब फिश का जो रिक्वायरमेंट था टिम्बर के लिए दैट वाज बीटा X2 एंड हाउ मच फिश वाज डिमांडेड इन द मार्केट दैट वाज D1। ठीक है, सो फिश का इंटरनल डिमांड वाज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर दैट वाज बीटा टाइम्स X2। जितना आपने टिम्बर प्रोड्यूस किया उसके प्रोपोर्शन में आपके फिश की रिक्वायरमेंट पड़ी, प्लस फाइनल डिमांड
will give your gross demand of fish. Similarly, to produce fishing boat, you would check whether the supply constraint equals your demand requirements. ठीक है. For what the production of fishing boat is there? Production of fishing boat occurs only to produce fish. There is no final demand of fishing boat. तो फिश के प्रोडक्शन में फिशिंग बोट का कितना रिक्वायरमेंट है? अल्फा टाइम्स x1. ठीक है. और डिमांड कितना है मार्केट में? 0. सो टोटल डिमांड ऑफ द फिशिंग बोट दैट इज x3 शुड बी इक्वल टू वॉट एवर द रिक्वायरमेंट्स इज देयर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिश, दैट इज अल्फा टाइम्स x1. ठीक है. तो ये आपके पास 3 इक्वेशन आ गए. 3 इक्वेशन क्या आ गए? योर x1 इक्वल्स टू बीटा टाइम्स x2 प्लस d1. सेकेंड इक्वेशन केम टू बी x2 इक्वल टू गामा टाइम्स x3 प्लस d2 एंड x3 इक्वल टू अल्फा टाइम्स x1. ठीक है. ये 3 इक्वेशन आ गए. अब इसमें से अगर आप सोल्व करना चाहो, सो you don't have d here, so it would be easier to use this. so x3 का वैल्यू आप पुट करके आप कहाँ रख सकते हो? x2 में रख सकते हो. so you can get x2 equal to gamma times alpha x1 plus d2, that will equal to alpha gamma x1 प्लस d2. ठीक है. अल्फा गामा x1 प्लस d2. सिमिलरली if you put the value of x2 in x1, then you can get x1 equal to beta times x2 would be alpha gamma x1 plus d2 plus d1. ठीक है. दैट वुड बी इक्वल टू अल्फा बीटा गामा x1. ठीक है. प्लस कितना होगा? बीटा d2 प्लस d1. ठीक है. अब इसके आगे 3 इक्वेशन में आपने रिड्यूस कर लिया x1 के टर्म्स में. अब यहां से आप x1 की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो आप x1 की वैल्यू निकाल सकते हो. सो वी कैन हैव x1 एज x1 कॉमन निकाल लो, 1 माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू beta d2 plus d1. so you will have x1 equal to beta d2 plus d1 divided by 1 minus alpha beta gamma. ठीक है. सो आपको x1 का वैल्यू मिल गया. x1 का वैल्यू मिल गया, सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x3 हियर. सो x3 वुड बी इक्वल टू अल्फा टाइम्स द वैल्यू ऑफ x1. सो व्हाट the value of x1 is? It's beta d2 plus d1 divided by 1 minus alpha beta gamma, that equals to how much? Alpha x3 equal to alpha beta d2 plus alpha d1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा गामा. ठीक है. ये वैल्यू मिल गया आपका x3 का. ठीक है. अब यहां से आप x2 की भी वैल्यू निकाल सकते हो. x2 कैन बी इक्वल टू गामा टाइम्स x3 प्लस d2, और आप को लिख सकते हो x2 इक्वल टू गामा टाइम्स x3 का वैल्यू कितना है? अल्फा बीटा d2 प्लस अल्फा d1 divided by 1 minus alpha beta gamma. so this gives your x2 equal to alpha beta gamma d2
प्लस, और यहाँ पे प्लस भी है ना, सो यू विल रिक्वायर प्लस d2 प्लस अल्फा गामा d1 divided by 1 minus alpha beta gamma. Expanding this to d2 also, you can write it as plus d2 minus alpha beta gamma d2. ठीक है, अल्फा बीटा गामा d2 cancels out, so you are left with x2 equal to अल्फा गामा d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बीटा गामा. ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ x1 इक्वल्स टू व्हाट, बीटा d2 प्लस d1 divided by 1 minus alpha beta gamma. What is the value of x2? The value of x2 equal to, where is x2? So value of x2 is equal to alpha gamma d1 plus d2 divided by 1 minus alpha beta gamma. Similarly, the value of x3 is alpha beta d2 plus alpha d1 upon 1 minus alpha beta gamma. ठीक है, सो यू सोल्व ऑल दिस इक्वेशंस. ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहीं पे अगर आपके वैल्यूज में यहाँ पे जीरो की जगह कोई एक d3 होता, सो द कैलकुलेशन वुड हैव बीन कम्बर्सम. तो इसके लिए बाद में उन्होंने क्या किया, मेथड्स निकाला, मतलब मैथमेटिशियंस ने मेथड्स निकाला. कैसे मेथड्स निकाले, उन्होंने मैट्रिक्स का ऑपरेशन किया. ठीक है, सो यू विल लर्न अबाउट दैट इन मैट्रिक्स चैप्टर. तो मैट्रिक्स चैप्टर में आप देखोगे कि कैसे इसको सोल्व करना है मैट्रिक्स ऑपरेशन यूज करके, तो उससे आपका इजी हो जाता है सॉल्यूशन निकालना. ठीक है, और इसी लियोनटिफ आउटपुट मॉडल को इनपुट, इसको बोलते हैं लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल. लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए आपका हॉकिंस साइमन कंडीशन भी होता है, जो कि आपकी रीडिंग में नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. ठीक है, इसी में एक और होता है वायबिलिटी कंडीशन, जो कि आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे. वायबिलिटी कंडीशंस में आप देखते हो कि वेदर द प्रोडक्शन प्रोसेस इज वायबल और नॉट. ठीक है, if the production process is not viable, then it's not economically profitable to go into this production process. Suppose if aij summed over I equal to 1 to n is greater than 1 और say equal to 1. अगर greater than 1 होता है, that means ये aij क्या था, aij अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हमने जो नोटेशन पहले यूज किया था, अगर इसमें हम बात करें, सो इन दिस इक्वेशन ए आई जे वॉज कोफिशिएंट. ए आई जे मीन्स दिस टर्म, दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन, इसका बात हो रही है. ठीक है, तो कहने का मतलब वट एवर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जे वुड बी ऑफ ith गुड. ठीक है, तो ith गुड का प्रोडक्शन हो रहा है. अब यहाँ पे टोटल सम कर लिया जाए, अगर इस 1 से ज्यादा होता है, इन दैट केस इट्स नॉट वायबल. क्यों? क्योंकि जो भी आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में है, ये सम होकर उस रेशियो में प्रोपोर्शनली ज्यादा लग रहा है. यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में वट एवर द आउटपुट वी आर हैविंग ऑफ द ith कमोडिटी, दैट इज एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इन एक्सेस ऑफ व्हाट वी प्रोड्यूस. ठीक है, तो इस कारण से ये वायबल नहीं है. Now moving on to the notational part of the Leontief model, first look at aij. aij जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था, what is aij? I is for ith good. ठीक है, j is for jth good.
ये तो आप सिंपल समझ चुके हो। सो दिस ए आई जे जो पहला टर्म है दैट इज इनपुट। फर्स्ट यू हैव टू चेक व्हाट इज द फर्स्ट commodity. First commodity is always input. Whatever comes the second, that is your output. ठीक है, लियोनटिफ मॉडल को लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल भी बोलते हैं, इसलिए आपको इनपुट की भी जरूरत है, आउटपुट की भी जरूरत है। ठीक है, सो द फर्स्ट इज योर इनपुट एंड द सेकेंड वन इज योर आउटपुट। दैट मीन्स ए आई जे represents the amount of commodity I या ith commodity required to produce 1 unit, कितना यूनिट? 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी जे। ठीक है, या इस कमोडिटी जे की जगह आप लिख लो जेथ कमोडिटी, उसी तरह पहले वाले कमोडिटी आई की जगह पे आप लिख सकते हो आईथ कमोडिटी। ठीक है, सो इफ वी से A1 2 दैट मीन्स commodity of 1 required to produce the second good। ठीक है, तो हमारे केस में अगर A12 की बात करें दैट मीन्स अमाउंट ऑफ फिश रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस टिम्बर। ठीक है, जो सेकेंड गुड है, सेकेंड क्या है? टिम्बर। अमाउंट ऑफ फिश रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस टिम्बर दैट वुड बी डिनोटेड बाई A12। उसी तरह A13 क्या बताएगा? अमाउंट ऑफ फिश रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिशिंग बोट। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। इसी में अगर आप रिप्रेजेंटेशनल में जाएंगे, you saw that x1 was written as, से अगर यहां पे बात करें हम इसकी, तो अगर सिस्टम बना रहे हैं एक अलग अलग इक्वेशंस का मिलाकर एक साथ, अलग अलग वेरिएबल्स का आपको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर करना है तो सो यू कैन राइट इट एज x1 इक्वल टू A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3। ठीक है, यानी कि कमोडिटी x1 कितना प्रोड्यूस करना है? जो भी कमोडिटी x1 प्रोड्यूस करना है वो आपका होना कितना चाहिए? जो भी आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो। यानी कि फर्स्ट गुड जो है, यानी फर्स्ट कमोडिटी, उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हो सकता है खुद भी कंज्यूम हो रहा हो। ठीक है, जैसे हमने कोल स्टील का एग्जांपल लिया था, उसी तरह सेकेंड कमोडिटी को भी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ लगेगा। उसी तरह द फर्स्ट कमोडिटी वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस थर्ड गुड। सिमिलरली द फर्स्ट कमोडिटी वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस nth गुड, और टोटल रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा? xn टाइम्स A1n। इसके अलावा फाइनल डिमांड है, फाइनल डिमांड कमोडिटी 1 का कितना है? D1। ठीक है, ठीक है, इसी तरह आप x2 का लिख सकते हो द अमाउंट ऑफ सेकेंड कमोडिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फर्स्ट गुड, कितना? 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए A21। दैट मीन्स सेकेंड कमोडिटी का कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है फर्स्ट कमोडिटी के 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में, दैट इज A21। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे x1 से, दैट वुड बी टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ सेकेंड गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट गुड। सिमिलरली यू कैन हैव A22 times x2, so the second commodity required to produce 1 unit of second good. Similarly you can have A23 x3
and so on to a to n xn plus d2। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखते जाओ तो यू विल हैव यहां पे कौन सा कमोडिटी, एक्सेंथ कमोडिटी। तो एक्सेन वाली कमोडिटी का रिक्वायरमेंट कितना होगा, nth कमोडिटी का। सो इट वुड बी xn एंड दैट वुड बी a n1 x1 प्लस a n2 x2 प्लस a n3 x3 एंड सो ऑन टू a n n n xn प्लस dn। अब इसी को अगर आप एक्सटेंड करो या सिंप्लीफाई करो तो आप क्या करोगे, देख रहे हो कि x1 जो टर्म है, ये x1 टर्म दोनों तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है। तो क्यों ना हम सबको एक साइड कर दें। तो लिख सकते हो, अगर मान लिया जाए इस d1 d2 d3 फाइनल डिमांड को राइट साइड कर लिया जाए और बाकी सारे वेरिएबल्स को एक तरफ कर लिया जाए, सो यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज, सिमिलरली इस इक्वेशन को लिखोगे जैसे फर्स्ट इक्वेशन को यू कैन राइट 1 माइनस a11 टाइम्स x1, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे लिखा जाए x1 माइनस a11 x1 का, सो you have x1 minus a11 x1 that can be written as 1 minus a11 into x1। ठीक है, तो इसकी जगह पे you can write 1 minus a11 x1। सो अगर ये लेफ्ट में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, सो यू विल हैव माइनस a12 x2, सिमिलरली a13 x3, ए भी माइनस साइन and so on, so minus a1n xn equal to d1। Similarly you can have what, a21 x1 in negative plus 1 minus a22 x2 minus a23 x3 minus so on to minus a2n xn equal to d2। Similarly you can have minus an1 x1 minus an2 x2 minus and so on to minus a n, यहाँ पे n minus 1 हो जाएगा, so it's you can write n minus 1, that would be n minus 1 say something like that, और वहाँ पे हो सकता है x n minus 1। ठीक है, लेकिन एक काफ़ी कम्बरसम हो जाएगा तो इसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, in the end you will have plus 1 minus a n times xn plus इक्वल टू dn। ठीक है, तो ये इक्वेशन का आपने सिस्टम बनाया। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड लियोनटिफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लियोनटिफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, याद रहेगा। अब यहां पे चीजें जो देख रहे हो, ये जो कोफिशिएंट्स हैं, इन कोफिशिएंट्स को आप बोलते हो टेक्निकल कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हो, टेक्निकल कोफिशिएंट्स। टेक्निकल कोफिशिएंट्स क्यों बोलते हो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी को बताता है, ये आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को बताता है। दैट्स व्हाई दिस कोफिशिएंट्स A11, A12, A13 आपका क्या कहलाता है, टेक्निकल कोफिशिएंट्स। ठीक है,
तो अगर हम नए पेज में स्टार्ट करें, सो वी विल हैव टेक्निकल कोफिशिएंट्स। क्या है टेक्निकल कोफिशिएंट्स? जो भी आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में कोफिशिएंट्स यूज हो रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट एवर AIJ वी टॉक्ड वाज द रिस्पेक्टिव amount of ith good required to produce jth commodity। तो वही तो हमारा टेक्निकल कोफिशिएंट्स है। सो इसी को आप बोलते हो, AIJ को आप बोलते हो टेक्निकल कोएफिशिएंट। अगर इन सब को अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में डाल देते हो, अगर इनका एक मैट्रिक्स बना लोगे, सो दैट मैट्रिक्स वुड बी कॉल्ड टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। ठीक है, ये अभी के लिए आप मत जानो, अभी के लिए बस यही याद रखना कि दिस AIJ इज कॉल्ड टेक्निकल कोएफिशिएंट। ठीक है, एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दैट वी हैड इन द लास्ट स्लाइड, इन दिस we are talking about, this is called system of linear system of Liouville equation। ठीक है, सो अगर यहाँ पे अगर आप सोल्व करते हो और जो भी आपके x1 x2 to xn जो भी वैल्यूज आपको निकल रही है, सो दो वैल्यूज और दो सॉल्यूशंस दैट यू विल हैव, मान लो योर सॉल्यूशन इज s1 s2 and so on to Sn, then these solutions will mean the requirement of x1 x2 x3 would meet the internal demand as well as external demand. That means the requirement of the production process and the requirement of the market outside production process। ठीक है, तो जो भी आपका इंटरनल डिमांड और एक्सटर्नल डिमांड का मिलाकर, यानी फाइनल डिमांड और इंटरनल डिमांड का मिलाकर होगा, उसको बोलोगे ग्रॉस डिमांड। और ग्रॉस डिमांड को जो मीट करेगा, दैट वुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, और इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप क्या बोलते हो? लियोन्टिफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, आपके लिए आज की क्लास के लिए इतना ही, आप ध्यान रखो, बाकी अगली क्लासेस में हम मिलते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।